बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आइए IFRS 2 से रिलेटेड हमारा 7th लेक्चर का आगाज़ करते हैं। इस लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे होंगे जी? इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे एम्प्लॉई शेयर परचेज प्लान्स की क्या अकाउंटिंग होती है। आज तक ये एरिया टेस्ट नहीं हुआ, इट कैन बी टेस्टेड इन द फ्यूचर। इसी तरह हम देखेंगे ग्रुप शेयर बेस्ड पेमेंट्स की क्या अकाउंटिंग होती है, अगेन दिस कैन बी टेस्टेड इन द फ्यूचर। हम देखेंगे रीलोड फीचर क्या होता है और इसकी क्या अकाउंटिंग होती है, दिस कैन ऑल्सो बी टेस्टेड इन द फ्यूचर। एक चीज जो पास्ट में भी टेस्ट हो चुकी है बट दोबारा भी टेस्ट हो सकती है, वो है डेफर्ड टैक्स इंपैक्ट्स ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट्स। शेयर बेस्ड पेमेंट्स में डेफर्ड टैक्स या टैक्स का क्या इफेक्ट होता है, वो भी देखेंगे। इन तमाम चीजों को हम विद हेल्प ऑफ एग्जांपल्स एज यूजुअल विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे इंप्लॉय शेयर परचेज प्लान को हम देखेंगे आईजी एग्जांपल 11 की मदद से, जो आपके नोट्स पर पेज 61 पर आ रही है। ग्रुप शेयर बेस्ड पेमेंट्स को देखेंगे आईजी एग्जांपल 14 की मदद से, ये अगेन आपके नोट्स पर पेज 61 पर आ रही है। रीलोड फीचर को देखेंगे हम, रीलोड फीचर के नाम से एक एग्जांपल है, इसका कोई नंबर नहीं है, रीलोड फीचर के नाम से एग्जांपल है पेज 61 पर। और इसी तरह डेफर्ड टैक्स की भी अपनी एग्जांपल है, इसका भी कोई नंबर नहीं है, डेफर्ड टैक्स इन शेयर बेस्ड पेमेंट्स के नाम से एग्जांपल है पेज 62 पर। तो ये लेक्चर लेते हुए पेज 61 एंड पेज 62 ऑफ द नोट्स आपके सामने होने चाहिए जी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, इसमें जो चीजें पढ़ा रहा हूं ये फ्यूचर में टेस्ट हो सकती हैं जी। ठीक है जी, तो आइए आगाज करते हैं। अच्छा जी, ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मैं आपको एग्जांपल करा रहा हूं और मेरा सिर्फ हंच है, शायद ये आपने देख ही लिया ना अभी तक क्या क्या चीजें टेस्ट हुई हुई हैं, ठीक है ना, आपको समझ आई गई है। तो आपने देख लिया होगा कि बहुत सी चीजें जो मैंने आपको पढ़ाई हैं वो टेस्ट नहीं हुई, तो मेरा हंच है ये शायद टेस्ट हो जाए, विच इज एम्प्लॉई शेयर रीपर्चेज प्लान। ठीक है, ये शेयर इशू प्लान नहीं है, ठीक है, ये शेयर परचेज रीपर्चेज नहीं, परचेज शेयर इशू प्लान नहीं है, ये शेयर ऑप्शन प्लान नहीं है, ये शेयर परचेज प्लान है जिसमें एम्प्लॉइज को अलाउ किया जाता है कि वो सस्ते दामों शेयर खरीद सकते हैं, 10%, 20%, 30% डिस्काउंट पे शेयर खरीद सकते हैं। अब इसमें देयर इज नो वेस्टिंग कंडीशन। इज देयर अ वेस्टिंग कंडीशन, बताएं, इज देयर अ वेस्टिंग कंडीशन? नन। तो उसका मतलब है कोई स्टैगर करके रिकॉर्ड नहीं करना, वन गो में रिकॉर्ड करना जो भी करना है। देयर इज नो वेस्टिंग कंडीशन, तो हम कुछ भी स्टैगर नहीं करते, राइट, वन गो में रिकॉर्ड करते हैं हर चीज। तो क्या रिकॉर्ड करेंगे, 800 एम्प्लॉय ने एक्सरसाइज किए, 80 शेयर एट एन एवरेज लिए, जो शेयर लिए उनकी फेयर वैल्यू थी 28 और उसके लिए उन्होंने पे किया 24 कैसे निकाला, 30 की प्राइस पे 80%। तो टेक्निकली स्पीकिंग हमने उनको इतना बेनिफिट दिया, 64,000 इंटू 4 256 256 के ये रिजर्व्स। जब वो पैसे देगा ना हमें तो ये होगा बैंक रिजर्व, वही जो स्टैंडर्ड एंट्री है, शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम। बात समझ आ गई? और ये रिजर्व यही वाला रिजर्व है ऑब्वियसली। अच्छा जी, आईजी एग्जांपल 14 पढ़ेंगे जरा सब लोग क्विकली। हाँ जी, आईजी एग्जांपल 14 आपसे मैंने कहा था पढ़ने को। आईजी एग्जांपल 14 में क्या है, कहता है एक पेरेंट कंपनी है, उसने शेयर ऑप्शंस दिए हैं अपनी सब्सिडरी के एम्प्लॉइज को। तो एसेंशियली ये पेरेंट है, ये सब्सिडरी है, और इसके एम्प्लॉय को उसने शेयर ऑप्शन दे दिए 200 ऑप्शंस। ठीक है जी, और इसमें क्या है, सर्विस कंडीशन है, खाली सर्विस कंडीशन 2 ईयर्स की। अच्छा जी, फिर क्या कहता है, द फेयर वैल्यू एक्सरसाइज प्राइस पर ऑप्शन इज ₹20 एंड 50 रिस्पेक्टिवली। तो इसकी FVGD जो है वो है 20। ठीक है, कहता है 2 साल के बाद, सॉरी मैंने गलत कर दिया, ग्रांट फेयर वैल्यू ग्रांट डेट इज 30, फेयर वैल्यू ग्रांट डेट इज 30, मैंने गलत वाली एग्जांपल पढ़ दिया, सॉरी। फेयर वैल्यू ग्रांट डेट इज 30, कहता है ग्रांट डेट द एस्टिमेटेड कि 80% एम्प्लॉइज 2 साल रहेंगे। सो साथ ही जो सर्विस कंडीशन है उसका एस्टिमेट यह है कि 80% की कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, एंड ऑफ ईयर 2 पे 81 एम्प्लॉइज रहे, ठीक है, टोटल एम्प्लॉइज 100 थे, 100 एम्प्लॉय एंड पे 81 रहे, यानी कि असल में ये 81% मीट हुई, कोई बात नहीं। ठीक है, पेरेंट जो है उसने सब्सिडी से इसके अगेंस्ट कोई कैश नहीं मांगी, नो पैसे नो कैश। ठीक है, कहता है इसकी बुक्स ऑफ पेरेंट एंड बुक्स ऑफ सब्सिडरी में इसकी जर्नल एंट्री आप मुझे बताएं, और फिर इसमें आप ऐड कर लें बेशक, आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स में भी इसकी जर्नल एंट्रीज देखें कि पेरेंट क्या करेगा, सब्सिडरी इसके जर्नल्स क्या करेगी, और फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स में इसके जर्नल्स क्या होंगे। ठीक है, इज दिस क्लियर या नहीं, सवाल समझ आ गया? अगेन ये भी मैं समझता हूँ, मेरी पर्सनल राय है कि अगर कोई अच्छा समझदार एग्जामिनर टेस्ट करेगा तो अब ये चीज टेस्ट हो सकती है गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है, बोलेंगे कोई क्वेश्चन है? गुड, बात करते हैं पहले सब्सिडरी की। याद रखें सब्सिडरी बुक करेगा एक्सपेंस टू रिजर्व। आप कहेंगे जी सब्सिडरी क्या बुक क्यों बुक कर रहा है जी? प्रॉब्लम ये है कि वो एम्प्लॉय किसके हैं और सर्विस किसको दे रहे हैं। देखिए रेम्यूनरेशन बेशक उनको, रिवॉर्ड उनको कौन दे रहा है, पेरेंट, लेकिन वो सर्विस किसको दे रहे हैं, सब्सिडरी को। तो एक्सपेंस किसको बुक करना चाहिए, सब्सिडरी को, हाँ या ना, बोले एब्सोल्युटली। सो स्टैंडर्ड कहता है, स्टैंडर्ड यही कहा, स्टैंडर्ड कहता है सब्सिडरी को रिकॉर्ड करना चाहिए एक्सपेंस। तो बना लेते हैं सब्सिडरी को कितना एक्सपेंस रिकॉर्ड करना चाहिए। पहले साल होगा 80 एम्प्लॉइज और 200 और 30, 230 1/2 कितना बनता है
240,000, सो 240,000 से एक्सपेंस टू रिजर्व की एंट्री हो जाएगी। अगले साल क्या होगा? 81 हो जाएंगे ना एम्प्लॉय, 81 230 2/2, डिफरेंशियल कितना बनता है जी अगले साल? 246। सो अगले साल 246,000 से एंट्री हो जाएगी एक्सपेंस टू रिजर्व की। इज दिस अंडरस्टूड या नहीं? ये कर रहा है सब्सिडी। अच्छा, पेरेंट क्या करेगा? सेम, जरा गौर से देखिएगा, पेरेंट इन्वेस्टमेंट डेबिट, रिजर्व्स क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट, रिजर्व्स क्रेडिट, ये क्या है? सेम एंट्री 240 246। इसकी कैलकुलेशन क्या है? सेम ही कैलकुलेशन। अब आप मुझसे कहोगे शेयर तो एक ही इशू होने हैं, तो फिर ये दो रिजर्व्स क्या हैं? क्या ख्याल है? शेयर तो अल्टीमेटली एक ही इशू होने हैं ना ये पेरेंट भाई के, तो पेरेंट का तो रिजर्व बुक करना जायज है, सब्सिडरी क्यों रिजर्व बुक कर रहा है? एक सवाल आप मेरे से ये कर सकते हो। दूसरा सवाल आप मेरे से ये कर सकते हो कि ये इन्वेस्टमेंट कौन सी डेबिट हो रही है? व्हाट इज दिस? हाँ जी, ऐसा है या नहीं? आपके जहन में दो सवाल हैं। दोनों के जवाब ले लेते हैं। पहली चीज कि भाई ये सब्सिडरी कौन से रिजर्व क्रेडिट कर रहा है? ये क्या क्रेडिट कर रहा है? इसमें तो कोई शेयर इशू करना ही नहीं है, तो ये रिजर्व बाद में कहाँ जाएंगे? स्टैंडर्ड कहता है ये है एज इफ कि पेरेंट ने इसमें एडिशनल इक्विटी कंट्रीब्यूट की हो। अगर पेरेंट इसको कोई भी मुफ्त में चीज देता है, अगर पेरेंट सब्सिडरी को मुफ्त में फॉर एग्जांपल पीपी दे देता है मुफ्त में एम, तो उसकी एंट्री क्या होगी? पीपी टू इक्विटी, इट इज एन इक्विटी कंट्रीब्यूशन। तो दिस इज एडिशनल इक्विटी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द पेरेंट। ये एज इफ के इसने पेरेंट को मजीद शेयर्स इशू कर दिए, पेरेंट ने बीइंग एन ओनर इसमें एडिशनल इक्विटी कंट्रीब्यूट किया। स्टैंडर्ड कहता है ये रिजर्व्स में पड़े रहेंगे, दीज आर लाइक कैपिटल रिजर्व्स। कुछ समझ आ रही है बात? ये कोई शेयर इशू होने के रिजर्व नहीं है, ये जो पेरेंट ने इस पे एहसान किया उसके अगेंस्ट रिजर्व्स है। अच्छा, फिर ये पेरेंट ने इन्वेस्टमेंट क्यों डेबिट की है? जाहिर है जब पेरेंट सब्सिडी में कोई मजीद चीज खरीदता है, मजीद शेयर्स खरीदता है, उसमें कोई उसमें कुछ इन्वेस्ट करता है, तो इन्वेस्टमेंट ही डेबिट करता है ना पेरेंट। तो पेरेंट ने बेसिकली अपनी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी डेबिट की हुई है। बात समझ आई या नहीं? इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी डेबिट की हुई है पेरेंट ने। यू गेट द पॉइंट? अच्छा, फिर सवाल है कि इसका कंसोलिडेशन में क्या होगा? कंसोलिडेशन में दो चीजें आपस में कैंसिल हो जाएंगी। बताएं कौन सी दो चीजें आपस में कैंसिल होंगी कंसोलिडेशन में? आपके ख्याल में कौन सी दो चीजें आपस में कैंसिल होंगी? कौन से वाले रिजर्व? क्या कंसोलिडेशन में? ये इन्वेस्टमेंट और ये रिजर्व आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये इन्वेस्टमेंट और ये रिजर्व आपस में कैंसिल हो जाएंगे। लिहाजा रह क्या जाएगा? लिहाजा रह जाएगा ये सब्सिडरी वाला एक्सपेंस, ये सब्सिडरी भाई ने बुक किया है अपने पास, और पेरेंट वाले रिजर्व ये पेरेंट ने बुक किए हैं अपने पास। सब्सिडरी वाला एक्सपेंस और पेरेंट वाले रिजर्व 240 246 बन गई ना, जैसे नॉर्मल कंपनी करती है। नॉर्मल कंपनी जब खुद अपने शेयर देती है तो क्या करती है? एक्सपेंस टू रिजर्व भी करती है ना। तो कंसोलिडेटेड में वही एंट्री बन गई ना आगे, हाँ या ना? क्योंकि कंसोलिडेटेड में पेरेंट सब्सिडरी का फर्क खत्म हो जाता है। तो बात समझ आई? ठीक है जी। फीचर वो एग्जांपल जरा पढ़ लें रीलोड फीचर की आईएफआरएस 2 में, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा व्हाट इज द रीलोड फीचर, और फिर मैं आपको इसकी अकाउंटिंग बता दूं। ठीक है जी, जरा क्विकली जरा जाइए और रीलोड फीचर की एग्जांपल पढ़िए आईएफआरएस 2 के नोट्स में जो लिखी हुई है। रीलोड फीचर वाला सवाल पढ़ें जी प्लीज सब लोग। सो आई अज्यूम आपने पढ़ लिया। लिखा है जी कि एन एंटिटी ग्रांट्स 100 शेयर ऑप्शंस टू ईच ऑफ इट्स 500 एम्प्लॉइज कंडीशनल अपॉन द एम्प्लॉय रिमेनिंग इन सर्विस ओवर द नेक्स्ट 2 years. The fair value and exercise price of the option is this and this. 2 साल के बाद an additional 50 share options would be granted to each employee if the respective employee pays the exercise price in the form of entity's shares rather than cash. These share options would vest subject to a further 1 year of service. At the end of year 2, 450 employees remained in service and 50% employees exercised the options using the entity's shares. The fair value of additional share options granted at this date was rupees 30 per option. Calculate the amounts to be recorded. अब रीलोड फीचर होता क्या है? रीलोड फीचर बुनियादी तौर पे ये होता है कि आप किसी एम्प्लॉई को, एम्प्लॉई भी हो सकता है, अदर पर्सन भी हो सकता है ऑब्वियसली, उसे आप शेयर ऑप्शन देते हैं। अब आपको पता है शेयर ऑप्शन की एक एक्सरसाइज प्राइस होती है, और जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो एक्सरसाइज प्राइस पे करते हैं। एक्सरसाइज करते हैं तो आप वो एक्सरसाइज प्राइस पे करते हैं। ठीक है, शेयर ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज प्राइस पे करते हैं। अब एक्सरसाइज प्राइस आप यूजुअली किस फॉर्म में पे करते हैं बताएं? बोले कैश में पे करते हैं। यहां ये कहा जा रहा है कि आप कैश में नहीं, आप शेयर्स में पे कर दें एक्सरसाइज प्राइस। किसमें? शेयर्स में। अच्छा, शेयर्स में एक्सरसाइज प्राइस कैसे पे होगी? फर्ज करें उस एम्प्लॉय के पास कंपनी के शेयर्स ऑलरेडी हैं और वो आके वो शेयर सबमिट कर देता है। वो कहता है जी आई गिव दीज शेयर्स अप, सो ही गिव्स अप दो शेयर्स। फर्स्ट करें उन शेयर्स की मार्केट वैल्यू है ₹30 पर शेयर, और यहां हमने उसने यहां पे जो पे करना है वो ₹30,000 है, तो वो 1000 शेयर्स गिव अप कर देता है बजाय कैश में 30,000 देने के। बात समझ आ रही है नहीं? ठीक है, पाकिस्तान में ऐसे फीचर्स कम होते हैं, बाहर के मुल्कों में होते हैं ऐसे फीचर्स।
ठीक है। अच्छा, अगर वो ये करता है, इफ दिस इज डन, देन उसको इंसेंटिव मिलता है, कोई मजीद इंसेंटिव मिलता है, और वो इंसेंटिव किस फॉर्म में हो सकता है, मजीद ऑप्शंस उसको मिल जाते हैं, मजीद ऑप्शंस जो हैं वो उसको दे दिए जाएंगे अगर वो ऐसा करता है तो। बात समझ आई सवाल की या नहीं? ठीक है, आसान है। अब स्टैंडर्ड क्या कहता है? स्टैंडर्ड कहता है कि ये जो मजीद इंसेंटिव इसको मिल रहा है, इसका पिछली शेयर बेस्ड पेमेंट से अकाउंटिंग के एतबार से कोई ताल्लुक नहीं। ये जो इसे मिल रहा है, ये जब मिलेगा इसे एक न्यू शेयर बेस्ड पेमेंट के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, अकाउंटिंग एतबार से कोई ताल्लुक इसका नहीं है। बात समझ आ गई? यानी कि पुरानी शेयर बेस्ड पेमेंट जो है उसको अलग से रिकॉर्ड किया जाएगा, वो 2 सालों पे रिकॉर्ड होगी, कैसे ईयर 1 2 जो भी वैल्यू बनती है, ठीक है। और अच्छा, ये इसका जवाब मैं दे देता हूँ, जिससे फ़ायदा क्या होता है, ठीक है। और वो मरियम जो आपने पहले सवाल किया था, वो मुझे अभी भी समझ नहीं आया, आपको एक्सप्लेन उर्दू में अगर आप एक्सप्लेन करके बता दें मुझे कि आपका सवाल क्या है, तो फिर मैं शायद बेहतर समझ सकूँ, ठीक है। ईयर 1 2 जो शेयर, ये रीलोड फीचर है, ठीक है ना जी। इसका ईयर 1 2 में एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाएगा, ये जो पहली शेयर वो है क्या नाम है, स्कीम, ठीक है। इसमें जो भी 100 शेयर ऑप्शन है, जो भी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ हैं बनते हैं, ठीक है। कितने एम्प्लॉइज़ थे ये? 500 एम्प्लॉइज़। पहले साल में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं बताई भी छोड़ के जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो हम पूरे 500 पे कर लेते हैं। फिर वैल्यू 20 बनती है 1/2, और अगले साल में 100 और 450 एम्प्लॉइज़ हैं जो एक्सरसाइज जो सर्विस में रहे हैं, 20 इंटू 2/2। इस बेसिस पे आप इसका एक्सपेंस तो रिकॉर्ड कर लेंगे, टू डेट ऑलरेडी रिकॉर्डेड। क्या ख्याल है? और जो नई वाली शेयर बेस्ड पेमेंट है वो अलग से रिकॉर्ड हो जाएगी, वो कितने एम्प्लॉइज़ को मिली है, और उसका पीरियड भी मेरा ख्याल 1 ईयर है, जो उसकी वेस्टिंग कंडीशन है वो 1 ईयर है, ऐसे ही है ना। तो वो कितने एम्प्लॉइज़ को कितने ऑप्शंस मिल रहे हैं, वो कह रहा है जी कि 50 शेयर ऑप्शंस मिल रहे हैं। कितने एम्प्लॉइज़ को मिल रहे हैं, 450 में से 50% यानी कि 225 को मिल रहे हैं। उनकी फेयर वैल्यू एफवीजीडी क्या है, 30, क्योंकि उसकी ग्रांट डेट तो बाद की है, इंटू 1/1। ये अमाउंट हम रिकॉर्ड कर लेंगे, और ये होगी न्यू शेयर बेस्ड पेमेंट के तौर पे रिकॉर्डेड, ये जो रीलोड फीचर के तहत उसको ऑप्शंस मिले। बात क्लियर है? दिस इज हाउ यू अकाउंट फॉर अ रीलोड फीचर, एज सिंपल एज दिस। इज दिस क्लियर? ठीक है, जो भी वैल्यूज बनती हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब मैं एक सवाल का जवाब दे देता हूँ, एंड देन वी वाइंड दिस टॉपिक अप। सवाल यह है कि इसमें कंपनी को क्या फायदा है, वो क्यों कहता है कि आप पिछले शेयर्स दोगे तो मैं आपको एडिशनल ऑप्शंस दे दूंगा। जनरली कंपनीज ये लाइक नहीं करती कि उनके इंप्लॉइज की जो परसेंटेज शेयर होल्डिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए, इंप्लॉइज की जो शेयर होल्डिंग है बहुत ज्यादा हो जाए। जो ओनर्स होते हैं वो चाहते हैं कि मैक्सिमम शेयर होल्डिंग उनके पास रहे, तो ओनर्स की शेयर होल्डिंग डाइल्यूट ना हो, ये उनको इससे ये फायदा होता है। तो अगर आप बेसिकली एसेंशियली ये क्या है कि आप पिछले शेयर देके नए ले लें, फिर अगले फॉर एग्जांपल इनके लिए भी आप पिछले शेयर देके नए ले लें, आप पिछले शेयर वापस करते जाए नए लेते जाए, पिछले शेयर वापस करते जाए नए लेते जाए। इससे फायदा ये होगा कि आपको भी, एम्प्लॉय को भी गेन होता रहेगा, जो शेयर की मार्केट वैल्यू डिफरेंस है उससे कमाता रहेगा, और कंपनी की शेयर होल्डिंग भी डाइल्यूट नहीं होगी, ठीक है। ये फायदा होता है रीलोड फीचर का। आई होप दिस इज क्लियर जी। काइंड ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स, बिल्कुल ऐसे ही है। शेयर बायबैक मैंने जो है वो आपको करवाया था, ट्रेजरी शेयर्स की एंट्री मैंने बताई भी है ना आपको क्या होती है। ट्रेजरी शेयर्स कहते हैं इसे, बायबैक ऑफ शेयर्स कहते हैं, दोनों एक ही चीज के दो नाम है। मैंने आपको IFRS 9 में इसकी एंट्री बताई थी। आप शेयर कैपिटल एंड एसोसिएटेड जो भी शेयर प्रीमियम होता है वो रिवर्स कर देते हैं, ठीक है, और आप पैसे दे देते हैं, ऐसे ही है। ये चीज होती है। अगर आप मार्केट वैल्यू से ऊपर परचेज करते हैं तो फिर आपको इक्विटी को हिट करना पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ पे आप इक्विटी अगर आप उसकी मार्केट वैल्यू से भी ऊपर परचेज करते हैं, रीपरचेज करते हैं, तो फिर आप जो डिफरेंशियल होता है, जो बैलेंसिंग होता है, वो इक्विटी में एज अ लॉस रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट अस मूव टू द लास्ट थिंग ओवर हियर। आपके नोट्स में भी आ रहा होगा शेयर बेस्ड पेमेंट के डेफर्ड टैक्स का सवाल। ऑलराइट, सो आई वुड अज्यूम आपने पढ़ लिया, सबने लिखा है 1 जनवरी 2010 पे ए लिमिटेड ने 100 शेयर ऑप्शन दिए 500 एम्प्लॉइज को, ठीक है ना। तो ये उसने 100 एम्प्लॉय को दिए, क्या कि वो नेक्स्ट ईयर तक रुकेगा। उसकी शेयर ऑप्शन ग्रांट डेट की 15 रुपए थी। उसने एस्टिमेट किया कि 20% एम्प्लॉइज चले जाएंगे ड्यूरिंग द 3 ईयर पीरियड, रिमेनिंग 80% एम्प्लॉइज अपने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिए एट एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ ₹20 पर शेयर, ठीक है जी। 1 जनवरी 2012 लिखा हुआ है, इसको करने 1 जनवरी 2013, क्योंकि 3 साल तो 1 जनवरी 2013 पे कंप्लीट होंगे ना, इसको 12 को करने 13, ठीक है। लिखा कहता है एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 30%। अच्छा, टैक्स अथॉरिटीज अलाउ अ डिडक्शन इक्वल टू द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द ऑप्शन एट द एक्सरसाइज डेट ऑफ द ऑप्शंस, ठीक है। तो टैक्स अथॉरिटीज कब डिडक्शन अलाउ करती हैं? अलाउ करती हैं एक्सरसाइज डेट ऑफ ऑप्शंस पे, यानी कि अगर आप 2010 में एक्सपेंस बुक कर रहे हैं तो टैक्स अथॉरिटी 2010 में एक्सपेंस नहीं अलाउ करेंगी, कब अलाउ करेंगी? 13 में। इसी तरह 11 12 ये सारा का सारा एक्सपेंस तब अलाउ होगा जब वो एक्सरसाइज हो रहे होंगे, विच विल बी 2013। सो ऑल ऑफ द एक्सपेंस which is recorded in 10 11 and 12 will be allowed in 2013, ठीक है। So my first question to you is this a timing difference? Yes, it is a timing difference. Now there is another question as well, एक और सवाल भी है, देखिएगा। जो एक्सपेंस अलाउ होगा अल्टीमेटली वो अकाउंटिंग एक्सपेंस नहीं होगा, क्या ख्याल है? वो अकाउंटिंग एक्सपेंस नहीं होगा, बल्कि वो होगा इंट्रिंसिक वैल्यू एट एक्सरसाइज डेट।
अब अकाउंटिंग वैल्यू, अकाउंटिंग एक्सपेंस इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है, वो होता है एफवीजीडी की बुनियाद पे। क्या ख्याल है? एक तो वो फेयर वैल्यू होती है और वो ग्रांट डेट पे होती है। ये इंट्रिंसिक वैल्यू है और ये एक्सरसाइज डेट पे है। ऐसा है या नहीं? पाकिस्तान में भी ऐसे ही एक्सपेंस मिलता है, ठीक है? पाकिस्तान टैक्स लॉ में भी इसी किस्म से एक्सपेंस मिलता है। कुछ समझ आ रही है बात? So yes, it's a timing difference, but it's a difference of methodology as well. It's a difference of amount as well. टैक्स अथॉरिटीज किसी और बेसिस पे एक्सपेंस अलाउ करती हैं। क्या ख्याल है? बोले। अब मैं जरा जल्दी से चाहता हूं कि आप लोग मुझे ना एक जल्दी से फौरी तौर पे मुझे ये इसका टैक्स साइड पे रखें। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि इसका एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड होगा और वो जो नॉर्मल एंट्रियां होती हैं वो क्या होंगी। जल्दी से 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड में बल्कि बताएं। 100, 500, 80% और 15, 1/3, फिर ये 2/3, फिर ये 3/3। तो 2 लाख हर साल हो रहा है रिकॉर्ड, आप लोग कह रहे हो। ठीक है जी, ये तो आपका नॉर्मल अकाउंटिंग होगी ना। ये तो आपका वो है, क्या कहते हैं, अ, सादा IFRS 2, राइट? अप्लाई कर दिया आपने। अब हम देखते हैं कि टैक्स ट्रीटमेंट इसका कैसे करना है। टैक्स ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले आप बनाएं क्यूमुलेटिव एक्सपेंस या एक्सपेंस टू डेट। सबसे पहले एक्सपेंस टू डेट क्या होगा? 2 लाख, 4 लाख, बल्कि मुझे थोड़ा सा इसको नीचे करने दें ताकि 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख। ठीक है, आसान है। 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख। इज इट क्लियर? ओके, फिर आप बनाइए इसकी टैक्स बेस। अच्छा, टैक्स बेस कैसे बनेगी? बड़ा आसान फॉर्मूला है। आप टैक्स एलिजिबल एक्सपेंस टू डेट बनाइए। अब सवाल है वो कैसे बनेगा? वो ऐसे बनेगा कि आप सेम यही फॉर्मूला पूरा का पूरा यही कॉपी करेंगे, उसमें सिर्फ एफवीजीडी नहीं लगाएंगे, उसकी जगह क्या लगाएंगे? इंट्रिंसिक वैल्यू। एब्सोल्युटली बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या बनेगा? ये होगा 100 इंटू 500 इंटू 80% इंटू जो भी इंट्रिंसिक वैल्यू बनती है इंटू n/3 कह देते हैं इसे, ठीक है ना? अब मुझे जरा बताएं, पहले साल इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है इस सवाल के मुताबिक? व्हाट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू इन द फर्स्ट ईयर? ईयर 1 में इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? सवाल में डेटा दिया है ना कंप्यूट करने के लिए। कहता है, सवाल में कहता है ईयर 1 के एंड पे 20 रुपए शेयर प्राइस है। एक्सरसाइज प्राइस क्या है इसकी? 10 रुपए। तो 20 माइनस 10 क्या बनता है? 10। फिर ईयर 2 में इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? 20। ईयर 3 में इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? 25। राइट, सेम फॉर्मूला रिपीट करते हैं। जरा कीजिए जी, मुझे बताइए टैक्स बेस क्या बनती है। बल्कि मैं इधर लिख देता हूँ, 100 इंटू 400 इंटू 10 इंटू 1/3, 100 इंटू 400 इंटू 20 इंटू 2/3, 100 इंटू 400 इंटू 25 इंटू 3/3। ठीक है ना जी? बताएं जी, क्या बनती है इंट्रिंसिक वैल्यू? 133, 533, 1 मिलियन। ठीक है जी, आसान है। टैक्स बेस समझ गए कैसे बनाते हैं? गुड। अब मैंने आपसे एक सवाल पूछना है और ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपने मेरे से IAS 12 पढ़ा हुआ है और ठीक ठीक पढ़ा हुआ है तो आपने मुझे बताना है इस टैक्स बेस को किस कैरिंग अमाउंट के साथ कंपेयर किया जाए ताकि टेम्परेरी डिफरेंस बन सके। बोले जी, इस टैक्स बेस को किस कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करें आप लोगों के ख्याल में? जीरो है जी कैरिंग अमाउंट। कैसे जीरो है? अब ये जरा IAS 12 की नॉलेज लगानी है आप लोगों ने, जो मैं आपको बताई भी है, पढ़ाई भी है, कि एसेट और लाइबिलिटी की कैरिंग अमाउंट तो हम लेते हैं टैक्स बेस की कैलकुलेशन में, बट इक्विटी नहीं लेते, रिजर्व है, राइट? सो यहां पे कोई कैरिंग अमाउंट नहीं है इसकी, देयर इज नो कैरिंग अमाउंट एट ऑल, राइट? अच्छा, फिर मेरा आपसे सवाल है कि ये जो टेम्परेरी डिफरेंस बन रहा है ये कौन सा है? ये डिडक्टेबल है या टैक्सेबल है? यानी कि इस पे DTA आएगा या DTL आएगी? एब्सोल्युटली, ये इसी तरह पता चलेगा कि फ्यूचर में एक्सपेंस अलाउ होना है, लिहाजा में फ्यूचर में बेनिफिट मिलना है। अदरवाइज अगर आप उसे उस सादे तरीके से देखेंगे ना कि एसेट की और लाइबिलिटी की, अगर आप याद करें, एसेट की कैरिंग अमाउंट ग्रेटर देन टैक्स बेस हो तो हम कहते हैं ये टैक्सेबल है, और इसी तरह लाइबिलिटी की अगर कैरिंग अमाउंट लेस देन टैक्स बेस हो तो हम कहते हैं डिडक्टेबल है। यहाँ पे दोनों रूल नहीं अप्लाई हो सकते क्योंकि ये ना एसेट है ना लाइबिलिटी है। और अगर आप इस पे लाइबिलिटी वाला रूल अप्लाई कर देंगे, इसको क्रेडिट बैलेंस समझ के, और से देखिएगा, अगर आप इसे लाइबिलिटी वाला रूल अप्लाई कर लेंगे, ठीक है, इसको क्रेडिट बैलेंस समझ के, तो क्या होगा? कैरिंग अमाउंट इज जीरो, इज लेस देन टैक्स बेस। बोले बोले, कैरिंग अमाउंट इज लेस देन टैक्स बेस, तो इस रूल पे तो ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस बन जाएगा। हालांकि लॉजिकली स्पीकिंग हमें कौन सा टेम्परेरी डिफरेंस नजर आ रहा है? डिडक्टेबल। इसका मतलब है ये रूल यहां पे अप्लाई नहीं किया जा सकता, ये रटा यहां पे अप्लाई नहीं किया जा सकता। इज दिस क्लियर? ये नहीं
गुड, सो वेरी गुड। आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं। अब डेफर टैक्स एसिड बनाते हैं जरा, यहाँ पे डेफर टैक्स एसिड जरा बनाएं जी। डिफरेंशियल लें और 30% लगाएं। डिफरेंशियल पूरा यही आ जाएगा ना, 133 का 30 क्या होता है, 40,000। 533 का होगा 30%, 160, और इसका तो 300 होगा। ठीक है, डेफर टैक्स एसिड। अब मैंने करना है डेफर टैक्स एसिड का जर्नल। जर्नल के लिए मैं एक चीज लिखने जा रहा हूं, उसे कहते हैं लिमिट। लिमिट कैसे बनती है? लिमिट बनती है एक्सपेंस टू डेट इनटू टैक्स रेट। लेट दिस बी कॉल्ड ए। अगर मैं इसे ए कह दूं तो लिमिट का फॉर्मूला होता है ए इंटू 30%। थोड़ी देर में पता चल जाएगा ये लिमिट क्या होती है। ए इंटू 30%। बनाता जाता हूं। 60, 120, 180। अच्छा, अभी हमें नहीं पता, हम सारे सोच रहे होंगे कि यार ये लिमिट क्या है, ऐसे ही है ना? अभी हमें नहीं पता, अभी हम देखेंगे। ठीक, अब इस डीटीए की करनी है एंट्री, जर्नल पास करना है इस डीटीए का। आइए जी नेक्स्ट स्लाइड पे इसका जर्नल पास कर लेते हैं। ईयर 1 में क्या होता है जी डेफर टैक्स एसिड का जर्नल? डेफर टैक्स एसिड डेबिट 40,000। अंडरलाइंग रीजन जहां रिकॉर्ड हुआ है वहीं पे क्रेडिट होगा। ठीक है, अंडरलाइंग रीजन इसका कहां रिकॉर्ड होता रहा है? पीएनएल में। ठीक है, पीएनएल में हम रिकॉर्ड कर देंगे। हाउएवर एक चीज हमें देखनी होगी, वो है ये लिमिट। ये जो लिमिट है ना, ये पीएनएल रिकॉर्डिंग की लिमिट है। पीएनएल में इससे ज्यादा रिकॉर्ड नहीं हो सकता। ठीक है, पीएनएल में इससे ज्यादा रिकॉर्ड नहीं हो सकता। तो पीएनएल में क्या हम 60 के अगेंस्ट 40 रिकॉर्ड कर सकते हैं? जवाब है यस, हम कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक, कर सकते हैं। अच्छा, ये क्यों लिमिट है, क्या है चक्कर, चक्कर क्या है, अभी थोड़ी देर में समझ लेंगे, डोंट वरी। अच्छा, फिर ईयर 2 की बात करते हैं। दोबारा डीटीए डेबिट करना है, कितने से डेबिट होगा ईयर 2 में डीटीए? 160 पे लेके जाना है ना, तो 120 से। अब दोबारा पीएनएल में क्रेडिट करना है ऑब्वियसली, बट पीएनएल की लिमिट भी चेक करनी है साथ। चेक करें जी, पीएनएल की लिमिट है 120 की। हम ऑलरेडी कितना रिकॉर्ड कर बैठे हैं? 40। तो मजीद कितना रिकॉर्ड कर सकते हैं 120 हिट करने के लिए? 80। इससे ज्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो फिर स्टैंडर्ड क्या कहता है? स्टैंडर्ड कहता है आप 80 पीएनएल में रिकॉर्ड करें, बाकी रिजर्व्स में, जो रिजर्व नहीं जिसको आप क्रेडिट करते हैं, रिजर्व्स में रिकॉर्ड करें 40। अच्छा, ऐसा क्यों कहता है ये भी हमें नहीं पता। वो लिमिट क्या थी ये भी हमें नहीं पता, समझ लेंगे थोड़ी देर में, डोंट वरी। अभी हम पहले देख लें कि कहता क्या है। फिर ईयर 3। ईयर 3 में डेफर टैक्स एसिड की मजीद क्या एंट्री होगी? कितने से मजीद बढ़ेगा डेफर टैक्स एसिड? 140 से। पीएनएल में मैं कितना रिकॉर्ड कर सकता हूं प्लीज, ये बताएं जरा मुझे। पीएनएल में मैं मजीद कितना रिकॉर्ड कर सकता हूं, गौर से देख के बताना है। अभी तक पीएनएल में कितना रिकॉर्ड हो चुका है? पीएनएल की लिमिट क्या है? पीएनएल की लिमिट है 180। रिकॉर्ड हो चुका है 40 और 80, 120, तो पीछे रहता है 60। मैं सिर्फ 60 रिकॉर्ड कर सकता हूं पीएनएल में, बाकी कहां जाएगा? रिजर्व्स में। अच्छा, अब ये मतलब ये कॉम्प्लेक्सिटी स्टैंडर्ड ने क्यों ऐड की हुई है? तो मेरे नजदीक ये फजूल की कॉम्प्लेक्सिटी है, अगर आप मुझसे पूछें, सच्ची बात है। बट ये कॉम्प्लेक्सिटी स्टैंडर्ड ने क्यों ऐड की हुई है, और ऐसा क्यों है कि कुछ अमाउंट पीएनएल में जाती है और कुछ रिजर्व्स में जाती है? ठीक, स्टैंडर्ड का रैशनल उसके पीछे क्या है? स्टैंडर्ड कहता है कि अगर इकोनॉमी में टैक्स रेट हो 30%, तो आप कोई भी रेवेन्यू कमाएंगे 100 रुपए का, तो उस पर आपने कितना टैक्स देना है आपके ख्याल में? 30 रुपए का। आप कोई भी एक्सपेंस करेंगे 200 रुपए का, तो उस पर आपको कितनी टैक्स सेविंग होगी आपके ख्याल में? 60 रुपए की। इसका मतलब है जो भी अमाउंट होती है इंटू 30%, और वो टैक्स का नंबर बन जाता है। क्या ख्याल है? ऐसे ही होता है। स्टैंडर्ड कहता है यहां पे अमाउंट इंटू 30% टैक्स का नंबर नहीं बन रहा, वो तो बनता है 60, 120 और 180। ये नंबर कुछ और ही बन रहा है, ये नंबर ज्यादा बन रहा है। ऐसा है या नहीं? ये नंबर ज्यादा बन रहा है, देखिए ना। ये क्यों ज्यादा बन रहा है? ये ज्यादा इसलिए बन रहा है कि टैक्स वाला जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू एट ग्रांट डेट पे अलाउ कर रहा है, जबकि हम एफवीजीडी पे रिकॉर्ड करते हैं। यही फर्क है ना। स्टैंडर्ड कहता है इस फर्क की वजह से जो फायदा आपको हो रहा है वो आप पीएनएल में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उसको आपको रिजर्व्स में रिकॉर्ड करना चाहिए। और ये वही रिजर्व्स हैं जो जिसके अंदर एंट्री एक्सपेंस टू रिजर्व की हुई थी पिछली स्लाइड पे, वही वाले रिजर्व्स हैं। रिजर्व फॉर इशू ऑफ शेयर्स कहते हैं। ठीक है, मेरे नजदीक ये फजूल की कॉम्प्लेक्सिटी है, इसमें सारा अमाउंट पीएनएल में भी रिकॉर्ड कर सकते थे। एम ये पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती क्या किया है। बहरहाल ये ऐसे ही है स्टैंडर्ड में जी। ठीक, और उनका रैशनल क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। इज दिस क्लियर? यहाँ पे एसेंशियली पहले साल में कितना बुक किया? 200। 200 का 30% क्या बनता है? 60। आपने कितना पीएनएल में रिकॉर्ड किया? 40। तो टैक्स एक्सपेंस रिकंसिलिएशन में 20 का डिफरेंस आ रहा होगा। ठीक है, जरा देखते जाइएगा। दूसरे साल 200 का 30%, 60। आपने कितना बुक किया? 80। इस दफा उल्टा डिफरेंस आ रहा होगा, 20 का नेगेटिव। फिर तीसरे साल 200 का 30%, 60। आपने कितना बुक किया? 60, 0। 3 सालों में देख रहे हैं, नो डिफरेंस एट ऑल। जितना जितना 30% पे बनता है आपने उतना ही रिकॉर्ड किया। ठीक है,